This call is now being recorded. 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओम 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ज्ञान मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मीरा अरोड़ा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में AK कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, जो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका। हमारे बीच में संजय कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शशि दास जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में दीपा मदान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई यदि उपस्थित है और उनका नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा।
इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सेमेस्टर 1 की, और हम लोगों ने BHB पढ़ा है, बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिर हम लोगों ने चाइनीज एक्यूप्रेशर पढ़ा, जिसको हम लोग TCM के नाम से आते हैं, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन। फिर हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जो तीसरी शाखा है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में AA बोलते हैं। तो इसी के जो किताब है उसमें मेन तो महर्षि भारद्वाज है, और उसके साथ एक उसकी किताब दूसरी है जो अग्निवेश के नाम से है। तो अग्निवेश आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हम लोग कुछ चीजें जरूर पढ़ते हैं ताकि हम लोग बेसिक चीजें जान जाएं कि, तो हम लोगों ने तुल्यता सिद्धांत उसी से पढ़ा, हम लोग उस पर प्रोटोकॉल्स भी आगे हमारे बेसिक आधार पर, जैसे हमारा करस्पॉन्डेंस है उस पर आधारित होगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था, सिस्टम्स पढ़े थे, इसी में इसी सिस्टम से बताए गए थे कैसे हम लोग इलाज करते हैं, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट क्या है, इनका उदाहरण इसमें दिया गया था। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऑर्गन्स हैं इनको थोड़ा बहुत जान जाए, अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जान जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ताकि प्रिलिमिनरी स्टडी हमारी होती जाए, तो हम लोग शेयर कर दे रहे हैं। शॉर्ट में हम लोग ऑर्गन्स को कैसे जानेंगे उसका एक शॉर्ट वीडियो, मतलब आपको रेफरेंस इसमें दिया जा रहा है। ये अग्निवेश से लिया गया है, शॉर्ट में उसका आपको एक डिस्क्रिप्शन है। अधिक किताबों, ये चैप्टर आपका है 5वां चैप्टर होगा शायद, 5वां नहीं है, यह है 6ठा चैप्टर है, 6वां चैप्टर है। ये अग्निवेश का अध्याय 6 है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ना चाहते हैं, ताकि जो है उसको आप पढ़िएगा, मेन क्या है, कैसे आपको जानना है, तो उसके बारे में एक स्टडी आपको मिल जाएगी। फेफड़े क्या है, तो फेफड़े हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पर है। फेफड़े थोरेसिक कैविटी या चेस्ट कैविटी कहलाते हैं। शरीर में 3 कैविटी है, एक हम लोग क्रेनियल कैविटी की बात करते हैं, एक हम लोग थोरेक्स, क्रेनियल माने सर की कैविटी, दूसरा हम थोरेक्स कैविटी जिसको हम चेस्ट कैविटी कहते हैं, और तीसरा हम लोग एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाले भाग को हम लोग पेल्विक कैविटी कहते हैं। तो फेफड़े 2 हैं, एक बायां फेफड़ा, एक दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा जो है बाएं की अपेक्षा बड़ा होता है। इसमें 2 की जगह 3 लोब होते हैं, बाएं में अगर 2 लोब हैं तो इसमें 3 लोब होते हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, फेफड़े के चारों तरफ, अब जब फेफड़े की सुरक्षा कहीं देनी है ना, हर ऑर्गन को सुरक्षा कहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज ऑर्गन सुरक्षित कैसे रहेगा। जैसे हम लोग घर बनाते हैं, अपने को सुरक्षित रखते हैं, अपने एक सामान को सुरक्षित रखते हैं घर बनाने के लिए, तो घर की तरह वो आप सोचें कि घर की तरह हम लोग क्या कर रहे हैं, हर फेफड़े को एक कवरिंग से दे रहे हैं। तो फेफड़े के चारों तरफ दोहरी झिल्ली का, वो भी डबल लेयर का, जिसको फुफ्फुसावरण, जिसको हम अंग्रेजी में समझें तो उसको हम बोलते हैं प्लूरा होता है, जिसमें द्रव भरा रहता है, और ये द्रव इसी झिल्ली से, जो इसी मेम्ब्रेन से सीक्रेटेड होता है। तो ये सीक्रेशंस इसी के होते हैं, बाहर से नहीं कभी आता है। फेफड़ों का कार्य क्या है, हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना, यानी वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना, और उस ऑक्सीजन को फेफड़े, जो अपने एल्वेलाई होते हैं, लास्ट उसके जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं, उनके माध्यम से रक्त की कैपिलरी में, जो रक्त की ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो है इसको मिला देना, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, और उसको नाक के माध्यम से बाहर निकाल देना। क्या काम है, हृदय से अशुद्ध रक्त कैसे आता है, हृदय से जब भी कोई चीज आएगी उसको आर्टरी बोलेंगे, तो उसको आर्टरी बोलते, हृदय से जब भी कोई आएगी तो उसको आर्टरी बोलेंगे। तो इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार आर्टरी हो गई। पल्मोनरी माने वो जा रही है
लंग्स की ओर जा रही है, इसलिए पल्मोनरी कहा गया। तो पल्मोनरी आर्टरी से अशुद्ध रक्त आता है। अशुद्ध रक्त का कंसेप्ट ये है कि ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ये कंसेप्ट है। उसको हम लोग अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बोल देते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द ये है कि इसको ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीकृत या ऑक्सीजन रहित ये कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सुन लो, तो हम लोग आर्टरी से फेफड़ों में हृदय से अशुद्ध रक्त आया और वहां पर ऑक्सीजन जब मिल गया तो उसको फिर पल्मोनरी वेन्स, अब हृदय में जो चीज जा रही है वो हमेशा वेन्स के माध्यम से जाएगी। तो हृदय में गई तो पल्मोनरी माने जो लंग्स और हृदय के बीच में जा रही है वो पल्मोनरी कहलाई, और वेन्स माने वेन्स जो भी हृदय में जा रही है वो वेन्स है, तो उससे हृदय को गया। अब इनको फेफड़ों का रंग क्या है? बाल्यावस्था में बिल्कुल लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। फिर जब हम यंग होते हैं, जवान होते हैं, तो ये मटमैला हो जाता है, और अंत में जब ओल्ड एज में ये कालीमा ब्लैकिश हो जाता है, गहरे नीले रंग के हो जाते हैं। ये उसका कलर, अंदर का जो कलर है। रोग जब भी हम देखेंगे तो रोग हम दोनों चीजों में देखेंगे। हम लोग चाइनीज पढ़ते हैं, हम लोग आयुर्वेदिक पढ़ते हैं, और हम लोग बीएचपी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग तीनों के जो रोग हैं वो संबंधित रोग हम लोग इसमें डाल देते हैं। कैसे? टीबी, आयुर्वेदिक टीबी वैसे कहते हैं जो मॉडर्न साइंस है। निमोनिया इसी से होगा, इसी में इन्फेक्शन होगा। प्लूरेसी, प्लूरा हम लोग बोलते हैं, तो प्लूरा से प्लूरेसी या प्लूराइटिस जो भी कहते हैं वो होगा इसी में। दमा इसी की होगी, खांसी की वजह से, खांसी इसी का होगा। चर्म रोग, चर्म रोग क्यों हम लोग कहेंगे? क्योंकि चर्म रोग हम लोग इसलिए बोलेंगे कि वर्चुअली दो इसके या तो हमारा एलआई है, उसके जिम्मेदार चर्म रोग, पानी की कमी हो जाए, कुछ हो जाए तो ये होगा। दूसरा चर्म रोग हमारा होगा कि फेफड़े चाइनीज सिस्टम के अनुसार चर्म का, स्किन के रोमों का कंट्रोल करते हैं। तो यानी जो फेफड़ों से जो द्रव आता है, द्रव माने लिक्विड, कोई भी फ्लूइड, वो और प्लस जो की आती है जिसको ऊर्जा कहते हैं, उसका कंट्रोलर है, इसलिए चर्म रोग भी इससे संबंधित है। बालों के रोग, यही बाल, सर के बाल की बात नहीं कर रहे हैं, ये बाल जो रोम छिद्र जो है, उनके जो बाल होते हैं, शरीर के जो बाल हैं, उनका कंट्रोलर है ये। इसलिए यहाँ रोग, स्वर संबंधी रोग, ये क्योंकि यहाँ से लंग्स के जो ट्रैकिया है वो उसी के आसपास होते हैं, तो वहीं से स्वर निकलता है, इसलिए उसके एलर्जी भी इसी से जुड़ी हुई है, क्योंकि भोजन नली के बिल्कुल बगल में है, इसलिए आप इसको भी जोड़ दीजिए। और नाक के माध्यम से जो भी कोई एलर्जेंट जाएगा, मतलब यानी इन्फेक्शन फैलाने वाला, वो एलर्जी करेगा, तो वो एलर्जी आदि रोग हो गई। बड़ी आंत दूसरा उसका हमारा पेयर ऑर्गन है, दूसरा बड़ी आंत। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ, हम लोग इस पर चर्चा पे नहीं अपने को इन्वॉल्व करेंगे। बड़ी आंत और लंग्स दोनों एक दूसरे के हस्बैंड रिलेशनशिप में है। कौन हस्बैंड है कौन वाइफ नहीं कहेंगे, कहाँ लिखा हुआ है ये हम लोग जानते नहीं, लेकिन हम लोग पेयर ऑर्गन के रूप में इसकी अवधारणा को मानते हैं। बड़ी आंत का प्रथम भाग क्या है? अपेंडिक्स कहलाता है। जैसे ही एसआई से, स्मॉल इंटेस्टाइन से एलआई का होता है, वहीं पर अपेंडिक्स होता है, शुरुआत के द्वार के रूप में। ये सूचना देता है, द्वारपाल के रूप में है, रक्षक के रूप में है। यह 1.6 मीटर लंबी होती है, यानी करीब 1.5 मीटर लंबी हो गई। अधिक चौड़ी होने के कारण, चौड़ी अधिक है इसलिए क्षेत्रफल इसका जो है क्षेत्रफल छोटी आंत की तुलना में अधिक होगा। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 मीटर होती है, यहाँ 3 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए लगभग 6 मीटर, माना 5 से 6 मीटर कहा जाता है। तो छोटी आंत की वैसे लंबाई अधिक, लेकिन चूंकि एरिया कम है और बड़ी आंत का एरिया अधिक है, मोटाई अधिक है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहलाती, बड़ी आंत कहते हैं इसको। इसके 4 भाग हैं, हम लोग नोट कर लें। जैसे ही शुरू होगा राइट में शुरू होगी, तो वहीं पर शुरू में ही आपका अपेंडिक्स जैसे आपका होगा, तो यहीं पर आप नोट कर लीजिए, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट भाग है। तो इलियम से क्या मिलता है? इलियम से इलियोसिकल वॉल्व, सीकम कहलाता है ये, इलियोसिकल वॉल्व कहलाता है, वहां से शुरू होता है। तो पहला हमारा है, जैसे इलियोसिकल वाल्व हुआ वहीं पर आपका अपेंडिक्स है। अपेंडिक्स पर एसेंडिंग माने चढ़ते हुए,
अब नीचे से ऊपर जाना है तो एसेंडिंग कोलोन, और कोलोन कहलाता है बड़ी आंत को। जब भी आप कहे तो हम कोलोन के रूप में समझ जाते हैं कि कोलोन माने बड़ी आंत की कोई बीमारी है। तो कोलोन एसेंडिंग माने चढ़ता हुआ, फिर जब ये तिरछा हो जाएगा तो हॉरिजॉन्टल जब हो जाएगा तो ट्रांसवर्स हो जाएगा, ऐसे ट्रांसवर्स होगा ना, ऐसे जाएगा तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा। फिर जब जैसे एसेंडिंग जब कोलोन हुआ तो एसेंडिंग जब चढ़ जाएगा तो यहां पर हमारे पर राइट में क्या है, लीवर, लीवर, राइट में लीवर और पित्ताशय। हाँ, तो लीवर से ये हिपैटिक फ्लेक्सर कहलाता है। हिपैटिक माने लीवर संबंधित, तो हिपैटिक फ्लेक्सर माने वही मोड़ है, तो उस मोड़ से मुड़ेगा और फिर ट्रांसवर्स कोलोन हो जाएगा। जैसे ट्रांसवर्स कोलोन होगा तो लेफ्ट में जाएगा तो वहां पर स्प्लीन मिल जाएगी, तो स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहलाएगा, वो स्प्लेनिक मोड़ फ्लेक्सर माने मोड़, तो स्प्लेनिक मतलब स्प्लीन की वजह से जा करके वहीं से मुड़ जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, फिर डिसेंडिंग हो जाएगा, डिसेंडिंग माने नीचे उतरता हुआ, फिर सिग्मॉइड माने फिर वही ट्रांसवर्स की तरफ हो जाएगा, लेकिन उसको लास्ट पार्ट है वो सिग्मॉइड कोलोन कहलाता है, और यहीं से फिर नीचे चला जाएगा और वो रेक्टम, और रेक्टम के बाद एनस, वहां चला जाएगा। तो जल तत्व का शोषण प्रमुख कार्य है, मेन काम तो इसका जल तत्व का है, कुछ और काम भी करता है, लेकिन जल तत्व को अंतिम भाग रेक्टम है जिसका बाहरी भाग एनस कहलाता है। इसके जिसमें नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत प्रश्न आता है कि इसमें विटामिन बी और के बनता है। विटामिन बी और के का ये बनाने का सिंथेसिस, अंग्रेजी में जब भी मॉडर्न साइंस का शब्द इस्तेमाल होता है सिंथेसिस, तो आप मान लीजिए कि बनने का, क्योंकि सिंथेसिस माने कोई दो चीजें मिलेंगी और फिर वो जुड़ेंगी और फिर कोई चीज बनेगी, ऐसे ही बनता है सारा हमारे यहाँ, है ना, एनाबोलिज्म में कि दो चीजें मिलेंगी, एनाबोलिज्म होगा, वो होगा। तो सिंथेसिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा मान लीजिए निर्माण है, ऐसा मत सोचिएगा कि सिंथेसिस कोई नई चीज है, सिंथेसिस माने निर्माण। लाभदायक बैक्टीरिया इसी में होते हैं, कोई पूछे लाभदायक बैक्टीरिया कहाँ होते हैं, यहीं पर इसी में होते हैं। अब रोग क्या है, कब्ज रोग, त्वचा का सूखापन, पानी का सोखना है, पानी नहीं सोखा, पानी बहने जाने दिया तो त्वचा का सूखापन आ जाएगा। कब्जियत, पानी बह गया या पानी कम है तो कब्ज हो जाएगी, क्योंकि मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि म्यूकस चाहिए ना। भोजन के कारण एलर्जी, आपने भोजन कोई खाया उसमें एलर्जी, कोई एलर्जेंट आ गया उसके वजह से एलर्जी हो गई, या भोजन कोई पसंद नहीं है किसी उसको तो वो हो जाएगी, या आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं कि किसी चीज को एलर्जी डेवलप कर गए, डेवलप उसको बोलते हैं कि जैसे आप कहें कि हमको लहसुन पसंद नहीं है, तो जब आप डेली कहेंगे लहसुन पसंद नहीं है, तो अल्टीमेटली लहसुन से आपको एलर्जी हो ही जाएगी, आप उसको देख नहीं पाएंगे, उसकी स्मेल नहीं समझ पाएंगे। एलर्जी अपने अवधारणा मत, जैसे किसी व्यक्ति को आप देखें और आप कहेंगे मुझे पसंद नहीं है, आप 10 बार कहें मुझे पसंद नहीं है, 11वीं बार पसंद नहीं होगा, ठीक। तो ये एलर्जी क्रिएटेड एलर्जी भी होती है, लेकिन क्रिएटेड एलर्जी हम लोगों को नहीं बनानी चाहिए। कोलाइटिस, संसार में कोई भी चीज खराब नहीं है, प्रकृति ने बनाया है तो प्रकृति हमारे साथ है, प्रकृति का तादाद होना चाहिए, और यही चीज अगर आप डेवलप करते हैं तो आप डेवलप हो जाती है बाद में। कोलाइटिस इसी की बीमारी है, पाइल्स इसी की बीमारी है, बड़ी आंत में सूजन होगा तो इसी का रोग होगा। स्टमक पाचन तंत्र का प्रमुख अवयव ऑर्गन है, प्रमुख ऑर्गन, क्यों, यही काम बहुत करता है। देखिए क्या काम करता है, डायफ्राम रेखा के नीचे है, डायफ्राम हार्ट ऊपर, डायफ्राम के ऊपर हार्ट और लंग्स, नीचे जैसे आएंगे तो लेफ्ट में ये शरीर के बाईं तरफ आमाशय होता है, इसी को स्टमक बोलते हैं, ठीक है, आमाशय इसी को स्टमक बोलते हैं। अंग्रेजी के जे आकार का है और 1.5 से 2 लीटर की क्षमता का है इसमें। जब कभी भोजन आप लें तो इसका मतलब कि हमको कभी भी 1.5 लीटर से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 1.5 लीटर के लिए भी पानी चाहिए, पानी चाहिए तो एयर चाहिए, तो यानी हम लोगों को कम अधिक, अगर बहुत अधिक खाना चाहें तो भी 75%, अगर 75% से ऊपर हम लोग लेते हैं तो यानी हम लोग एयर के लिए या स्पेस के लिए कोई जगह नहीं देते। चर्निंग कैसे होगी, कैसे ऐसे करेगा,
ठीक है, तो उस चर्निंग के लिए आपको चाहिए जगह, स्पेस। इसलिए आपको कभी भी 1.5 लीटर का 75% से अधिक भोजन नहीं लेना चाहिए किसी भी दशा में, उससे कम लीजिए। एसोफेगस से जुड़ा है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये एसोफेगस से जुड़ा हुआ है। हम लोग क्या कहते हैं, चाइनीज में क्या कहते हैं, या आयुर्वेदिक या एक्यूप्रेशर में हम लोग क्या बोलते हैं कि यह जो एसोफेगस है वो स्टमक का पार्ट है, उसको अलग नहीं करते। जैसे मुंह में हम डालते हैं कोई चीज, हम मानते हैं ये स्टमक में है, तो अगर हमको मुंह का कोई ट्रीटमेंट करना होगा तो हमको स्टमक का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एसोफेगस हमारे पास पार्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ मॉडर्न साइंस नहीं कहती। मॉडर्न साइंस कहती है कि ग्रास नली से ये जुड़ा हुआ है, और ग्रास नली मतलब यही एसोफेगस जहां आमाशय को मिलती है उसे कार्डियक पार्ट कहते हैं। और ये प्रश्न आता है कि कार्डियक पार्ट किसका भाग है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक माने हार्ट। हार्ट। हम लोग लिख देते हैं कि हार्ट का भाग है, कार्डियक है नॉर्मली। देखिए कार्डियक पार्ट माने हम लोग कह देते हैं हार्ट का भाग है। नो, इट इज पार्ट ऑफ स्टमक। ये कार्डियक पार्ट जरूर लिखा नाम, लेकिन कार्डियक माने हार्ट, ऊपर डायफ्राम के ऊपर हार्ट है, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट में स्टमक है। तो ये जो स्टमक का ऊपरी भाग है वो बिल्कुल हार्ट के करीब है, इसलिए इसको कार्डियक पार्ट कहा जाता है। इसलिए इसको कार्डियक पार्ट कहा जाता है। ये कभी भी हार्ट का भाग नहीं है, ये पार्ट है स्टमक का। तो नोट कर लीजिए इसको, ये कार्डियक पार्ट के नाम पर हम लोगों को क्वेश्चन ऐसे आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। भोजन यहाँ पर 3 से 4 घंटे रहता है, 3 घंटे चर्निंग होती है, मिलाने का काम होता है। यहीं पर HCl आमाशय का मुख्य स्राव है, HCl है, म्यूकस है, सब सारी चीजें हैं। म्यूकस थैली है ताकि इतना HCl कंसंट्रेशन जो होता है, जिसका pH 1.5 से 2 है, उस pH को यह अपने उसमें रखे हुए है, यानी एसिड भरा हुआ है, तो उस एसिड को अपने बार रखे हुए है, इसलिए म्यूकस ग्रंथियां होती हैं, प्लस मेन इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जठराग्नि बोलते हैं। ठीक, इसके प्रमुख रोग क्या है? बेचैनी, बेचैनी होगी। अब हीट वगैरह हो तो बेचैनी होगी, बेचैनी का अर्थ हमेशा हीट से है। स्तन रोग, अब स्तन रोग बताइए क्यों, कोई बताएगा? नहीं बताएंगे? चाइनीज, हम लोग चाइनीज में पढ़े हुए हैं। अरे ऐसे देखिए, थोड़ा बहुत हम लोग देखिए, दिमाग को दौड़ाइए, दौड़ा के क्लियर। जैसा स्टमक का दिया है, स्टमक मेरिडियन कहाँ है बोलिए? फ्रंट में पास होता So it goes near to the nipple of the body. यस, Stomach meridian. बस 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 आ गई, हो गई ना, वही चाहते हैं। स्टमक मेरिडियन जा रही है, ये वो नहीं कह रही है। ये वाला कंसेप्ट जो है एलोपैथ का नहीं है, ये चाइनीज कंसेप्ट है। स्तन रोग इसी से, वक्षस्थल की तकलीफ इसी से होगी, क्योंकि वहीं पर जा रहा है। ST 15, 16, 17 है ना इसी पास, बोलिए 10, 11 तो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद नीचे उतरा, और जैसे आया तो आपका 16, 17 के आसपास पॉइंट आ जाएगा। तो गैस्ट्रिक रोग, गैस्ट्रिक माने जो गैस के संबंध में हो और हीट की वजह से हो, तो गैस्ट्रिक रोग। मासिक स्राव तकलीफें, ये भी तकलीफें जो होंगी वो अल्टीमेटली इसके मेरिडियन का मार्ग देखिएगा तो वहीं से उसका रास्ता मिलेगा। इसका हम लोग तुरंत मेरिडियन को हम लोगों को भूलना नहीं है। हम लोग मेरिडियन की बात करें तो आप देखेंगे जाकर स्टमक 30 पॉइंट कहीं आसपास आ रहा होगा, तो इसलिए उसको उससे जोड़ दिया गया है। डकार, अपच, जिद्दीपन, जिद्दीपन भी इसी का कारण ये कि जब अपच होगा, डकार होगा, और स्टमक जितना आपका वो होता है, मतलब कब्जियत होगी, ये होगा, ये सब सारी चीज जुड़ी हुई है ना। क्योंकि अगर पाचन ठीक से नहीं होगा, पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो जिद्दीपन बढ़ेगा। ये सब उसके मानसिक रोगों के उसमें है। पेप्टिक अल्सर इसी का होगा, क्योंकि HCl है। क्लियर? प्लीहा, स्प्लीन, डायफ्राम के बाईं ओर पसलियों के नीचे, रिब केज से सुरक्षित है, तो रिब केज के नीचे
आमाशय के बाईं जहां स्टमक है उसके नीचे एक ग्लैंड के रूप में है और इसका वजन है 150 ग्राम। सबसे बड़ी लिम्फाइड टिश्यू है, हम लोग जानते हैं। स्प्लीन का ट्रीटमेंट आपको डिफेंसिव के लिए करना होगा। लंग्स डिफेंसिव जरूर है, लेकिन स्प्लीन जो है आपके अंदर जो एंटीबायोटिक वगैरह है उनका क्रिएशन यही करती है, आपके जो सुरक्षा वाले हैं। इसलिए SP3 बहुत बढ़िया पॉइंट है, ठीक है। इसका वजन 150 ग्राम है। लिम्फाइड टिश्यू पैंक्रियाज की सहायता से, पैंक्रियाज का जूस जब तक नहीं मिलेगा तब तक भोज्य पदार्थों का ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैंक्रियाज भी इसके लिए आवश्यक तत्व है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण WBC का निर्माण करती है, RBC को ब्रेक करती है, बीमार या मृत है तो उनको ब्रेक करती है, ये काम है। इसीलिए इसको बोलते हैं, एक और शब्द बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं स्प्लीन को? स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड। तो हम लोग ऐसे याद रखना, बिल्कुल तुरंत तत्काल उत्तर आना चाहिए। इमरजेंसी में रक्त कणों का आंशिक निर्माण करती है, इमरजेंसी कंडीशन है कर देगी। भ्रूणावस्था में जब आप वुम में थे तो उस समय ये रक्त कणों का आंशिक निर्माण उस समय भी कर रही थी, और बाद में इमरजेंसी हो तो भी करेगी, ये भी करेगा, लीवर भी करेगा, है ना। रक्त का भंडार ग्रह 150 ml है ना इसके पास, तो 150 मिलीलीटर हमेशा है और आवश्यकता पड़ने पर पूरा दे देती है। कहीं इमरजेंसी आ गई, को चोट लग गई, पूरा अपने खाली कर देती है। यह दानवीर कर्ण का उदाहरण है। जो कुछ है मेरा ले लो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये है स्प्लीन का कैरेक्टर। ये सब कैरेक्टर हमारे शरीर के अंदर है, हम लोग उनको भूल जाते हैं, कहीं बाहर से नहीं है। कह रहे हैं कि हम पूरा ले लीजिए, 150 ml उसके पास है और 150 ml ले लीजिए उससे, उफ नहीं करेगी। ये है स्प्लीन का कैरेक्टर, हम लोग को सीखना चाहिए यहां से। प्रतिरोधक क्षमता वाला अंग है, सुरक्षा करेगी। बीमारी है, रक्त में खराबी, खून में खराबी होगी, अपच होगा, नेचुरली डाइजेशन के लिए जिम्मेदार है। प्रजनन अंगों की तकलीफ, जो स्प्लीन का कैरेक्टर, क्योंकि इस चाइनीज में ये चाइनीज कंसेप्ट में है कि स्प्लीन है, लीवर है, ब्लड है, हार्ट ब्लड है, ये सब जो है यूट्रस को सहायता पहुंचाते हैं ब्लड के माध्यम से, इसलिए इनको वहां की तकलीफ के बारे में जोड़ा गया। ये हो सकता है आयुर्वेदिक एलोपैथी में ना हो, लेकिन ये हमारे चाइनीज कंसेप्ट में है। मोटापा, एक्चुअली स्प्लीन मोटापा भी कर सकती है, जो पाचन कर रही है वो मोटापा और पतला दुबला उसी से होगा। जलोदर, जल एनर्जी कम हो इसकी होगी तो खुद ही जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फ्लूइड करती है वो नहीं कर पाएगी, जलोदर हो जाएगा। सूजन, स्वेलिंग, नेचुरली पानी स्टोर होगा। इम्यून सिस्टम की कमी, इसी अभी जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है वही उसकी कमी, वो कमजोर हो जाएगा तो कमी हो जाएगी। मधुमेह, डायबिटीज के लिए क्यों अकेले ये जिम्मेदार नहीं है, और भी है, लेकिन ये भी जिम्मेदार है। एनीमिया, नेचुरली जब RBC WBC की बात कर रहे हैं तो एनीमिया, RBC की बात हम लोग कर रहे हैं ना तो एनीमिया हो सकती है। अनिद्रा, अनिद्रा क्यों है? अनिद्रा का मतलब ये ब्रेन से जुड़ी हुई है, इसलिए अनिद्रा, विचारों के लिए है, इसलिए अनिद्रा। कोलेस्ट्रॉल भी उसी से वो है। तो ये सब हमारे, क्यों कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनता तो लीवर में है, लेकिन लीवर क्या है इसका, लीवर क्या है इसका, कंट्रोलर है, क्या है बोलिए? कंट्रोलर, ठीक। लीवर इसे कंट्रोलर। हृदय बंद मुट्ठी के आकार का है, सेब की आकृति जैसा है, ये हम लोग जानते हैं। 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। देखिए कुछ नहीं, 12 में से 4 8 और 2 6, तो 12 और 6 और 2 के बीच में 8, तो इसलिए 12 सेंटीमीटर ये उसका माप है। पुरुषों में क्या है 310 ग्राम, महिलाओं में 225 ग्राम। इसीलिए अपने पुरुष बोलते हैं कि बड़े बलवान है, हम बड़े, हमारा हार्ट बहुत बड़ा है। ऐसा कुछ नहीं है, हार्ट की क्षमता की हिसाब से बात है ना, वो जो काम करते हैं वो उसकी बात है। ये आप केवल ग्राम की वजह से मत लीजिए कि बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया है। हृदय में 4 चैम्बर है, एट्रियम, 2 एट्रियम, ऊपर वाले एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल कहलाते हैं।
जब संकुचित होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सिस्टोलिक कहते हैं इसको। और यही जो है रक्तदाब होगा भी उस समय, वो 120 ±10 mmHg। नोट कर लीजिए, इसकी यूनिट क्या है, mmHg, ये उसकी यूनिट है। और जब आप लिखें तो 120 ±10 लिख देंगे, तो हो सकता है अगर पूछा जा रहा हो सिंगल तो आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि 120 ±10 कुछ नहीं होता। इसको बताना पड़ेगा कि 120 ±10 mmHg, मरकरी पारा से इसकी तुलना की गई है, इसलिए वो रक्तदाब की यूनिट बन गई है। आपको लिखना पड़ेगा mmHg। हृदय जब प्रसार करता है, एक्सपैंड करता है, तो डायस्टोल कहते हैं, और दाब कम होता है, इसको हम लोग 80 ±10 mmHg बोलते हैं, इसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ये प्लस इसकी भी इकाई mmHg है। और बीपी और हाई बीपी और लो बीपी का कैलकुलेशन 80 ±10 mmHg से होता है। यदि यह 70 से कम है तो लो ब्लड प्रेशर, और यदि यह 90 से ऊपर है तो ये हाई ब्लड प्रेशर। हृदय 1 मिनट में 72 बार सामान्यतः धड़कता है, महिला में थोड़ा सा अधिक, बच्चों में और अधिक। ठीक है। हृदय शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के शुद्ध रक्त को अपने चैम्बर से शुद्ध रक्त, लेफ्ट चैम्बर में जो शुद्ध रक्त होता है उससे क्या करता है, ये शुद्ध रक्त को अपने लेफ्ट चैम्बर से बाहर आयोटा के माध्यम से बाहर भेजता है, तो उसको आर्टरीज बोलते हैं। जो आयोटा, आर्टरीज, फिर कैपिलरीज है ना, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरी, ये सब चीजें उसमें नाम, कैपिलरीज ये नाम है। और उधर वेन्स है, फिर पहले वेन्स हो जाएगा, फिर वेना कावा हो जाएगा, इस तरह करके बनेगा। ठीक है। वेनुअल्स, पहले वेनुअल्स होगा, फिर वेन्स होगा, फिर वेना कावा होगा। तो वेन्स के माध्यम से अशुद्ध रक्त सारे शरीर में, हृदय में आता है। शुद्ध रक्त का रंग क्या होता है, बहुत बताइए आप लोग। स्कारलेट रेड और उसका दूसरे वाले का पर्पल रेड। हाँ, अंग्रेजी में याद रखिए, स्कारलेट रेड और पर्पल रेड। ठीक। अब बीमारी देखिए, मानसिक उच्च वर्णिम रक्तचाप तो उसका हो गया। मानसिक, क्योंकि ये मानसिक क्यों रोग है, हम लोग बताएंगे। Because blood goes to the brain 750 ml। अगर ब्रेन में पूरा ब्लड नहीं पहुंचेगा तो मानसिक रोग होगा। हाँ, नहीं, ये हमारा उसकी हो गई, मॉडर्न साइंस की बात, भाषा हो गई। हमारे यहाँ ये सब मन के सारी चीजों कंट्रोलर है, ये सभी भावनाओं के कंट्रोलर है। तो जो भावनाएं ही हैं वही तो मानसिक रोग देगी। ये इस रूप में हम लोग तो ब्रेन में जाएगा तो वहां तो दर्द हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, वो सब मॉडर्न साइंस कहेगी। हम लोग चाइनीज पढ़ रहे हैं, तो चाइनीज में मानसिक रोग हमारे जुड़े हुए इसलिए क्योंकि यहाँ कहते हैं कि मन जो है, हृदय में मन का निवास है, इसलिए वो कह रहे हैं चाइनीज। तो चाइनीज कह रहे हैं कि मानसिक रोग, जो भावनाओं का नियंत्रण होगा, तो सारी भावनात्मक जितने रोग होंगे सब हृदय से जुड़े होंगे। वो चाहे डर का होगा तो भी इसी से जुड़ा होगा, वो आपका गुस्से का होगा तो भी इससे जुड़ा होगा। कोई भी जो 6 आप ऑर्गन पढ़ते हैं, उनका कोई भी रोग होगा, उनका कोई भी मनोभाव होगा, उसका कंट्रोलर यही है। ये हम ऐसा समझना है हमको। किडनी के लिए डर, लेकिन डर का संबंध इससे भी, कोई भी आप रोग दे कह दीजिए, आप कहेंगे गुस्सा, कोई बात नहीं, गुस्सा भी इसका कंट्रोलर। सबके अलग अलग है, लेकिन ये चूंकि राजा है, किंग है ये, इसलिए यह सबका मन का, सबके मन का कंट्रोलर, भावनाओं का कंट्रोलर है। कम या ज्यादा धड़कन, ये तो उसका है। अनिद्रा जो आ गई वो 2 कारणों से आ गई। एक तो आपने अब यहां पर आया कि भाई ब्लड नहीं गया तो भी अनिद्रा हो सकती है, अधिक सोचने लगे तो भी अनिद्रा हो सकती है, अधिक मनोभाव होंगे तो भी अनिद्रा हो सकती है, अधिक मूवमेंट कर रहे हैं तो भी अनिद्रा हो सकती है, डिप्रेशन भी हो सकता है इसी से। जब अधिक सोचेंगे तो कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव, तो निगेटिव सोचेंगे तो डिप्रेशन हो गई। आवाज का संतुलन, इसका बोलिए, चाइनीज में छिपा हुआ है। चाइनीज का याद रखिए, हृदय किसमें खुलता है,
किससे अभिव्यक्त होता है? हृदय वाणी से अभिव्यक्त होता है। हृदय शब्द है, हृदय वाणी से अभिव्यक्त होता है। किडनी कानों में खुलती है, लीवर आंखों में खुलती है। क्लियर? जी जी जी। ये ऐसे शब्द याद रखिए, ब्रेन को याद कराने दीजिए कि हृदय वाणी से अभिव्यक्त होता है। तो वाणी आवाज का असंतुलन इसी से आएगा। बेचैनी, घबराहट, ये सब उसी के हैं। रक्त उसके हार्ट वाल्व के रोग है। क्लियर? आगे चले। छोटी आंत बड़ी आंत से घिरी होती है और लगभग 2.5 से 3 मीटर। ये थोड़ा बड़ा कर लीजिए, 5 से 6 मीटर कर लीजिए। क्लियर? चलिए, बड़ी आंत से घिरी है। आमाशय के अंतिम सिरे पाइलोरस से शुरू होते। आमाशय का लास्ट पॉइंट है पाइलोरस, वहां से शुरू हुई और पहले आपका ड्यूडेनम आया, द्वितीय भाग जेजुनम आया और तीसरा भाग इलियम आ गया। तो अब आप ड्यूडेनम को मत भूलिएगा। ड्यूडेनम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है तीनों में से, और सब इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा हूं। ड्यूडेनम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? ड्यूडेनम में ही सारे पाचन, वहीं पर पैंक्रियाटिक जूस आएगा, पैंक्रियाज वहीं पर आएगा, वहीं पर आपका बाइल जूस आएगा। तो उन सब बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मिलकर के वहां पर आएंगी और वो फिर मिलेंगी जाकर के इसी पर। और ड्यूडेनम का ही काम है कि इतना बड़ा रक्त प्रवाह को झेलेगा। और कितना होगा टेम्परेचर उसका? पीएच होगा 1.2 से 2 पीएच। दो मूवमेंट है इसमें। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक माने जैसे केचुआ आगे चलता है, आगे वो बढ़ता जाता है, वैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और खंडी भ्रमण सेगमेंटेशन, जैसे आपको कसाई वाला आप वैसे तो करता है, तो आप वो अपनी तरफ से करता है, यूं यूं करता है, बस वो चॉपिंग है, चॉपिंग ऑफ है। ठीक है, चॉप ऑफ है। आमाशय में आने वाला भोजन अर्ध तरल है, ऐसा नहीं न लिक्विड है और न सॉलिड है, दोनों के बीच का है, जो अत्यधिक अम्लीय होता है। छोटी आंत, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास के स्रावित जूस। अब छोटी आंत ने अब इसी के लिए प्रकृति ने क्या किया कि भैया जब इतना पीएच वाला आएगा 1.2 से 2 पीएच का, तो बड़ा वो कहीं डाल दिया जाए लोहे में तो लोहा कट जाएगा। तो उन्होंने कहा अब क्या करें? तो उन्होंने कहा भाई ठीक है, उसकी व्यवस्था करते हैं। गॉल ब्लैडर से, पैंक्रियास से, इन सब से जो आए जूस वो आपको सब क्षारी हो गए या न्यूट्रल हो गए। तो क्षारी, ये पैंक्रियास वाला तो बहुत क्षारी हुआ, उसने जो है बना करके पूरा पीएच को 8 पे पहुंचा दिया ताकि सारे काम आपके हो सके, है ना। लगभग 90% शोषण इसी से होता है, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज का। क्योंकि हम लोग, अमीनो एसिड किससे बना? प्रोटीन, प्रोटीन से। फैटी एसिड किससे बना? कार्बोहाइड्रेट, फैट, नहीं उससे तो ग्लूकोज है, सॉरी, फैट फैट और ग्लूकोज बना कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो ये शोषण जो हुआ इस रूप में शोषण कर पाया, यानी पूरा पाचन तंत्र में इस रूप में जब तक कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम लोगों का शोषण हो नहीं पाएगा। इसलिए जरूरत पड़ी हम लोगों का इतना ड्रामा करने की। जो ड्रामा हुआ, मुंह से खाया, मस्टिकेशन हुआ, आगे गया, बोलस बना और नीचे सरका, ये सब करगा, HCl को मिलाया गया। ये सारी क्रिया आपके उसको, इन चीजों को जो प्रकृति में प्रदत्त है उसको अपने अनुकूल बनाने की क्षमता का नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसने कहा कि हम ठीक है, प्रकृति में हमको मिली हुई है, हम इसको अपने अनुकूल बनाएंगे, हम ऐसे शरीर बना देंगे कि उसको कर लेंगे। प्रकृति उसी रूप में एक्सेप्ट करती है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। तो हमारे शरीर ने ऐसे, प्रकृति ने, हमारे नेचर ने, ईश्वर ने हमको ऐसा व्यवस्था दे दिया कि हम उसको कन्वर्ट करके कर लेंगे, चाहे जैसे हो, हम अपने अनुकूल बना लेंगे। इसमें विलाई की भूमिका बहुत है। उंगली की तरह का स्ट्रक्चर है, फिंगर, ऐसे फिंगर जैसे इंडेक्स फिंगर आप देख रहे हैं, तो ऐसे विलाई टाइप का स्ट्रक्चर है और इसी की भूमिका महत्वपूर्ण है। कैल्शियम का भी यही करेगी। दर्द, वो रोग क्या है? कान, कंधा, गर्दन। क्यों भैया कान क्यों?
कान तो कहीं कहा नहीं और मॉडर्न साइंस ने। वहाँ पे चाइनीज मेरिडियन एंड होती है, गुड गुड। कंधा भी वही है, गर्दन भी वही है, पास होता ठीक है। चेहरा भी यहीं पे सामने जा रही है ना, चेहरा भी जा रही है। और नाभि आदि के, अब नेचुरली नाभि तो या नाभि के आसपास तो है ही है सारा पूरा, वो लोकल लेवल पर नाभि आदि के क्षेत्र की तकलीफें हैं। दांतों की तकलीफ, दांतों की तकलीफ कुछ तो गया ना, हम ये नहीं कह रहे पूरा गया, कुछ तो गया, जाएगा ना, नाक में पहुंचे कैसे, नाक में पहुंचेगा तो वही तरीका तो वही है, तो इसलिए दांतों की तकलीफ भी हो गई। थायराइड, रक्त की कमी, थायराइड किसी का संबंध है, यहाँ पर पास, यहाँ से आई हो, पीछे से आई और यहाँ पे गई नाक में, तो इसलिए थायराइड भी। रक्त की कमी, नेचुरली अगर ये शोषण कम करेगा तो रक्त बना ही नहीं पाएगा। छोटी आंत की सूजन, ठीक। तो ऐसे हम लोगों को जोड़ना है, सारी चीजों को जोड़ दीजिए, बस जोड़ना अगर आ गया तो बस समझ गए। यूरिनरी ब्लैडर उदर में सबसे नीचे है, सबसे नीचे श्रोणि गुहा, पेल्विक कैविटी। वैसे पेल्विक कैविटी का कोई कंसेप्ट अलग से शायद नहीं, कहीं देते हैं कहीं नहीं देते। एब्डोमेन कैविटी के लोअर पार्ट को ही पेल्विक कैविटी कहा जाता है। तो थैलीनुमा ये है, ये आपका ट्राइगोनिक एरिया है, वैसे थैलीनुमा है वैसा। प्रत्येक किडनी से निकलने वाली 2 नलिकाएं यूरेटर ऊपर से निकली किडनी से और आई, और यहाँ एक त्रिकोणा वो है एरिया, उसमें आपको ले गई। इसमें यूबी में, मूत्राशय में मूत्र इकट्ठा होता रहता है, यूरिन इकट्ठा होता रहता है, और ये का क्या है, लगभग 12.5 × 7.5 सेंटीमीटर के उसमें 400 ml समा सकता है। तो 400 ml तक नॉर्मली, तो ये 400 ml जब होगा तब होना चाहिए, तब मूवमेंट होना चाहिए। इसीलिए जब, क्योंकि 1.5 लीटर के आसपास कल्पना है कि 1.5 लीटर होता 24 घंटे में, इसीलिए कहा गया है कि 4 चौको 16, 4 या 5 बार चले जाइए। ये उसका कंसेप्ट यहाँ से आया है कि 400 मिलीलीटर ये कलेक्ट करता है, इसलिए नॉर्मली 4-5 बार जाना चाहिए, ये उसका कंसेप्ट है, ठीक। एक स्वस्थ मनुष्य को दिन भर में 1.5 लीटर मूत्र होता है, इसकी आवृत्ति 5-6 दिन भर में होती, मैक्सिमम 6-5-6, ठीक। इसके यूरिन के माध्यम से जल का नियमन किया जाता है। यूरिन जितना पास करेंगे तो जल का जो कंट्रोलर है यूरिया, और निकलता क्या, यूरिया भी निकल जाएगा। यूरिक एसिड टॉक्सिन है, निकाल दें, किडनी इसके द्वारा बाहर निकाल देते हैं। रोग क्या है, किडनी वाले रोग, तो किडनी जुड़ा हुआ है। पथरी, स्टोन, बुखार नेचुरली इन्फेक्शन होगा तो बुखार होगा। यूटीआई इसी से होगा, नीचे से जहां छिद्र है वहीं तो बैक्टीरिया जा सकता है, तो यूटीआई। नाक से पानी बहना, नेचुरली अब ये नाक से पानी बहना का कंसेप्ट वहां से आया, किडनी और लंग्स रिलेशनशिप। बार बार पेशाब होना किडनी की वजह से, कमर दर्द किडनी की वजह से, जननेंद्रियों को तकलीफ, क्योंकि कंट्रोलर है किडनी, इज द कंट्रोलर ऑफ लोअर ऑल ऑरिफाइसिस, जो भी छेद हैं नीचे के उनका कंट्रोलर है, इसलिए जननेंद्रिय की तकलीफ इसी की होगी। शरीर पर काले धब्बे, ब्लैक स्पॉट, क्योंकि ब्लैक इसका रंग है। किडनी का रंग क्या है, ब्लैक। यूबी का रंग क्या है, ब्लैक। प्रोस्टेट इसी के जुड़ा हुआ है। मेरुदंड से तकलीफ लोग, क्योंकि स्पाइन जो है, स्पाइन की कंट्रोलर के रूप में किडनी मानी जा रही है, इसलिए, ठीक है। लोअर किडनी, उदर गुहा, वही पेल्विक एब्डोमिनल कैविटी में 2 किडनी वर्टेब्रल कॉलम के में, देखिए कहां से, T12 से L3, बस ये नोट कर लीजिए। T12 माने लास्ट, थोरेसिक का लास्ट, और बस कितना होगा, 4 मतलब T1 फिर T1 से L1 L2 L3, T12 से L1 L2 L3, मतलब 4 केवल है वर्टिब्री जिनके बीच में है, यहाँ पर स्थित है। बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है, बाई किडनी थोड़ा ऊपर स्थित है और दाहिनी थोड़ा नीचे स्थित है, ठीक है। इसकी वो लीवर वजह से होगा, ठीक है। वजन 115 से 170 ग्राम हो और साइज बिल्कुल 12 × 6 × 3, 12 से आधा कर लीजिए, आधा से 3 कर लीजिए, तो 12 × 6 × 3, ऐसे इस तरह याद करिए कि कुछ करना भी नहीं, 12, 6, 3।
सेम के बीच की आकृति है, तो अगर कभी इस किडनी में लगाना हो तो करस्पॉन्डेंस में आप क्या लगाइए, सेम के बीच लगाइए, और गहरे भूरे रंग की है। किडनी शरीर में क्या करती है, जल और इलेक्ट्रोलाइट्स, जो जितने मिनरल साल्ट्स कहे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है इनको। क्यों इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए कहते हैं कि ये आपको प्लस और माइनस जो आपका आयन से वो निकालते हैं, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। तो ये जल और इनका नियमन करती है, नियमन माने ये रेगुलेट करती है। कम अधिक पानी न बहे, कम पानी शरीर में पानी की आवश्यकता अधिक है तो पानी को रोक लिया, पानी अधिक होगा बहा दिया, ये सब करती है। रक्त को छानकर टॉक्सिन को बाहर निकालती है। जल और सोडियम का पुनर्शोषण किडनी करती है, जल और सोडियम का पुनर्शोषण करती है। रीअब्जॉर्प्शन, एक तो एब्जॉर्प्शन ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कहते ना 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 इसने निकाल रही थी तब तो इसने देखा कि नहीं भैया अब तो उसको मैसेज आ गया कि भाई पानी तो बहुत कम है तो गड़बड़ हो रहा है, उसने फिर रोक लिया। इसको पुनर्शोषण कहेंगे। शोषण नहीं है, शोषण तो नॉर्मल प्रक्रिया है, पुनर्शोषण है, दोबारा एब्जॉर्ब कर लिया, रीअब्जॉर्प्शन। पहले यहां से जा रहा था, पहले भेज दिया चलो भाई कोई बात नहीं, फिर कहा नलिकाओं में है, कहा अभी तो गया नहीं है बाहर, हमने भाई आपका घर के दरवाजे से आपने निकाले, ड्राइंग रूम से निकाल दिया, ड्राइंग रूम के बाद एक आपका चैम्बर अलग है, चैम्बर के बाद आपका गेट बना हुआ है, तो आपने कहा भैया वो तो निकाल तो दिया लेकिन अभी तो वहीं बैठा हुआ है। या बड़ा आपका घर है और उसमें गेट तक के लिए बहुत कॉरिडोर है 300 मीटर का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से तो निकाल दिया, उन्होंने कहा अरे कॉरिडोर तो गया, वो भी गया थोड़ा होगा, गेट तुम्हारा बंद ही है, ये भी यहीं रोक लो। ये काम किडनी करती, पुनर्शोषण से कहा जाता है। ठीक है, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सबको निकालती है। लगभग 180 लीटर जल तरल को प्रतिदिन छानती है, ये हमको उसमें मिलेगा। 180 लीटर को तानती है। सिर के बालों के विकास और हड्डियों के निर्माण में योगदान है। तो सर के बाल आपके झड़ रहे हैं तो किडनी पर ध्यान, हड्डियों के निर्माण में इसका ध्यान। तो किडनी का जब भी कभी किडनी की अगर हड्डियों में कभी हो रहा हो या होगा तो आपको 3 का हड्डी के लिए 3 का 5 पॉइंट बताइए। K3 बोलिए। K6 हाँ K3 और UB23 UB20 वेरी गुड, और P47 GB4 हाँ GB4 हाँ ठीक, CV4 वेरी गुड, UB47 हाँ ठीक UB2 हाँ। और एक हड्डियों के लिए एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 पॉइंट में से एक है UB11 बस UB11 गुड। यही ऐसे हम लोग प्रोटोकॉल को समझेंगे कि हम लोग बनाना कैसे बना ले। 3-4 पॉइंट है, खत्म। CV4 GB4 दोनों कंट्रोल कर रहे हैं उधर, हम लोग किडनी भी 3 लगा दिया, किडनी 3 लगाने से हमारा जो है ओरिजिनल की ठीक हो गई, और उधर UB11 हमारा उसी के लिए कह रहा है। और हम लोगों ने एक UB23 और 23 के साथ एक और कभी और करना हो तो 23 के साथ 47 भी जोड़ दीजिए, बगल में है 23 जहां पर है उसी के बिल्कुल बगल में 47 है, याद देख लीजिएगा। 12 यूबी में दो बार जाती है ना, तो UB23 47 एक साथ यूज करते हैं कभी कभी, तो UB23 47 और GB4 UB23 UB47 तीनों एक ही, 3 एक मैग्नेट लगा दीजिए, वो हो जाता है। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऐसे याद रखना हम लोगों को। इनके रोग क्या है? मूत्राशय के रोग हैं नेचुरली, प्रजनन संबंधी रोग है, कंट्रोलर है, श्रवण संबंधी रोग है, किडनी कानों में खुलती है, किडनी कानों में खुलती है। मानसिक रोग क्यों है? मानसिक रोग क्यों है? किडनी और हृदय का संबंध है, किडनी और हृदय का संबंध है, ये आपको T7 में लिखा हुआ है। किडनी और हृदय, हार्ट ऊपर है और किडनी क्या करती है, दोनों क्या करते हैं, वो गर्मी लाती है, हार्ट गर्मी ला, और ये क्या करता है, जल। दोनों का संतुलन की वजह से, दोनों के रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप की वजह से। और कौन कंट्रोलर है? कोई कंट्रोलर तो है इनमें दोनों में से। किडनी कंट्रोल करते सर। यस, रिलेशनशिप ऐसे देखा, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप इसमें छिपा हुआ है। किडनी कंट्रोलर है हार्ट की, इसलिए भय की अनुभूति इसका नेचर है। अधिक पसीना आएगी तो किडनी
और लंग्स दोनों मिलकर क्या करते हैं, याद करिए, ऊपर की एनर्जी नीचे आती है और किडनी उसको रोकती है, यूबी को भेजती है, जो शेष बचा है उसको ऊपर भेजती है। तो अधिक पसीना कैरेक्टर किसका है, हार्ट और लंग्स का, और किडनी दोनों से जुड़ी हुई है, एक के साथ जुड़ी हुई है सांस का नियंत्रण उसका वो, और गर्म एक के साथ जुड़ी हुई है सर्दी और गर्मी से, दोनों के साथ अधिक पसीना, दोनों का नेचर है तो इसका भी नेचर होगा। ऐसे रिलेशनशिप यहाँ दिखा, ये जो किताब में दिखाया गया है ऐसे दिखाया गया। भाई की अनुभूति, आत्मविश्वास की कमी, ये इसका बेसिक कैरेक्टर है। विल पावर कम हो जाए, किडनी स्टोन, कमर के निचले भाग में दर्द, हम लोग समझते चलते हैं और हम लोग समझें इसको बढ़िया से ऐसे समझ लेंगे। पित्ताशय, देखिए गाल ब्लैडर नाशपाती के आकार का है ऑर्गन, पसलियों की, नाशपाती हमने देखा होगा ना, नाशपाती के आकार का है, और ये पसलियों के निचले हिस्से के लीवर से थोड़ा नीचे, जहां लीवर राइट में है उसी के जस्ट नीचे, बीच, बिल्कुल बीच में, पीछे की तरफ। पित्त बाइल जूस को सुनहरा पीला, बाइल जूस कैसा होता है, सुनहरा पीला हर रंग, वोमिटिंग कभी होती है देखिए यही रंग निकलता है, लीवर में बनता है, बनाने वाला लीवर है, और वहां से अपने स्टोर हाउस में रख देता है। भैया किचन के बाद निर्माण कर लिया और फ्रिज में डाल दिया, या आपने एक स्टोर रूम है वहां डाल दिया, तो भैया कोई लड्डू हमने बना दिया है और स्टोर रूम में रखवा दिया है। फिर वहां कहा कि नहीं हमारा स्टोर रूम बहुत छोटा है, ने कहा कि हमारा स्टोर रूम बहुत छोटा, आप तो लगातार दिन भर बनाते जा रहे हो बाइल जूस, हम कहाँ करें। तो उन्होंने कहा भैया एक काम ऐसा करो, इसको कंसंट्रेट कर दो, 10 को 1 बना दो। तो उसने कहा ठीक, बहुत बढ़िया। तो 10 को 1 बना दिया गया, कंसंट्रेट कर दिया गया, ताकि जब कभी आपको निकालना हो तो अगर 10 निकालना हो तो 1 ही यूनिट दीजिए, तो हो गया। आप देखिए डिटॉल मिलता है आपको, डिटॉल मिला आपको आया, तो कहा कि जब आप दाढ़ी बनाने के लिए यूज करिएगा भैया तो इसमें पानी मिला लीजिएगा, क्योंकि इतना कंसंट्रेटेड लगाएंगे तो आपका जल जाएगा, इससे थोड़ा सा पानी मिला लीजिए। ऐसे ही सबको लोग करते हैं। तो वही बोल रहे कंसंट्रेशन के लिए, उसके कंसंट्रेशन के बाद यूज, क्योंकि स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और जब निकालना होगा तो वैसे अगर 10 ड्रॉप डालना है तो 1 ही ड्रॉप डाल दीजिए, हो गया काम। जब भोजन तरल रूप में आमाशय से निकलकर छोटी आंत में ड्यूडेनम में आया तो यहाँ पर रिसेप्टर है, द्वारपाल बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भैया एक फैट का मॉलिक्यूल आया हुआ है, इसको हमको पचाना है। तो कहा ठीक कोई बात नहीं, निकाल दियो। तो ये रिसेप्टर ने बताया, रिसेप्टर माने द्वारपाल, उन्होंने कहा कि सूचना दे दिया कि भैया निकालो, तो उसने वहां से ड्रॉप डालना शुरू किया बाइल डक्ट से, और वो आया और वो निकलकर छोटी आंत में चला गया। फिर वहीं पर आया और नीचे पैंक्रियाज वाली जा रही है, तो दोनों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट इसको कहलाता है। हिपैटो माने ऊपर से, हिपैटो और पैंक्रियाटिक डक्ट से मिल गया और फिर जाकर के ड्यूडेनम में मिल गया। लीवर और पित्ताशय कमी कारण जब हीम बिलिरुबिन का कोल बिलिरुबिन परिवर्तन नहीं किया जाता तो पीलिया रोग हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है आरबीसी का जब कैटेबलिज्म हो रहा है तो उसको वो बनता क्या, हीम बिलिरुबिन, हीम है ना हीमोग्लोबिन, तो हीम बिलिरुबिन है वहां बना। अब इसको ये वाला जो है तरल में, मतलब जल में घुलनशील तो है नहीं, ये केवल फैट में घुलनशील है। तो अब इसको क्या हुआ, अल्फा एल्बुमिन वो गई, इसको पकड़ के ले गई और ले गई लीवर में, और लीवर से उसने बना दिया क्या, कोल बिलिरुबिन। कोल बिलिरुबिन ये क्या जल में घुलनशील है। मान लीजिए ये नहीं हो पा रहा तो आपको येलोइश हो जाएगा, चेहरा येलोइश हो जाएगा, म्यूकस मेम्ब्रेन येलोइश हो जाएगी, आंख येलोइश हो जाएगी, अंत में स्किन येलोइश हो जाएगी। ठीक है, पीलिया रोग में चेहरे, आंख और पूरे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। इसके रोग क्या है, सिर व उदर भारी रहना, क्योंकि ये कहां से लिया गया है, गोल ब्लैडर, तो क्राउन ऑफ चाइनीज से, ठीक है चाइनीज टीसीएम। हाँ, सिर उदर भारी रहना, आंख की तकलीफ, ये भी लिया गया है वहीं पर। जीबी मेरिडियन कहाँ जाती है, जीबी यूबी और स्टमक 3 मेरिडियन जाती हैं।
तो आंख की तकलीफ, भूख न लगना उसकी वजह से, वो पाचन की वजह से, कमजोरी नेचुरली, फैट अगर न पचे तो कमजोरी आएगी, अपच इसी से मितली, क्योंकि ये कंट्रोल करती है तीनों का बाइल जूस वाला, तो उसकी वजह से लीवर के साथ जुड़ी हुई है मितली, पाचन न हो पा रहा, पित्ताशय में पथरी, इसमें पथरी हो जाए, एनीमिया भी संबंध हो जाएगा क्योंकि ब्लड का वो होगा, आलस से भी इसका जुड़ा होगा, उसी सिर के वजह से, अनिद्रा भी वही रोग है, कोलेस्ट्रॉल, गैस आदि ये उसकी वजह से, लीवर की वजह से, ठीक है। लीवर आमाशय के दाहिनी ओर स्थित है, शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, इसके निचले भाग में पित्ताशय है, ये तो हम लोग जानते हैं। लीवर का वजन शरीर के वजन का 1.4% होता है। अगर 70 का है तो 70 केजी के आप हैं तो यानी कितना होगा, लगभग कितना ग्राम होगा, कुछ 70 किलो है तो 1.4%, 9.8 हाँ पॉइंट में आएगा, 0.98 हाँ 98, ठीक है, वही इतना आएगा। तो ये वो जो भी हो 1.4% है, बहुत अधिक नहीं होगा। लंबाई 22, 30-35, रंग कत्थई और आकार त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर, बाहर से मुलायम, अंदर से ठोस, बाहर स्पंजी, अंदर से ठोस है। रक्त के माध्यम से छोटी आंत में शोषित हुए भोजन तत्वों में उपस्थित बैक्टीरिया आदि को मारकर जीवाणु रहित करता है। ये वाला काम, लीवर का काम जो चाइनीज के हिसाब से डिफेंस भी करता है, जागता भी है, आपको इमरजेंसी में रक्त भी देता है ना, और जीवन और प्लानिंग करने में सहायक होता है। वो बता रहा हूँ, ग्लूकोज की ग्लाइकोजन के रूप में, देखो ग्लूकोज को, अब इसको भी वही ग्लूकोज आया बच गया, उनका आप क्या करें, उनका भाई लीवर में का हमारे पास स्टोर हाउस नहीं है, हमें 50 काम करने पड़ते हैं, मेरे पास इतना समय थोड़ा, मेरे पास इतना स्थान थोड़ा कि मैं आपको रखूं। तो उनका भैया एक काम कर सकते हो आप, बोले क्या, बोले उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दो तो आपका क्या होगा, आयतन कम, जगह कम, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो वो उन्होंने कर लिया। और रोहन जी माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ ऑन रखो। सेकंड संडे और पूरा ये दिया था 2-5-20 मिनट पूरी कोई बात नहीं, वो हमारा हो जाएगा। मैंने 5 बजे संडे सिर्फ टाइम नीचे आना है, एक्सरसाइज क्या हो, हाँ बुक ना हो गया, कुछ गड़बड़ हो जाता है तो मेरा वो खत्म हो जाता है ना, फिर ये कुछ हमको समझ में आता नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, तो अब हो गया, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन ग्रुप में कर लेता है, फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज में रोक करके आपको बॉडी को दे देता है। और मिनरल्स और विटामिन का स्टोर करता है, कभी कभी 3-4 महीनों के लिए कर लेता है। तो अगर आपको कमी हो तो ये, अब सुनाई पड़ रहा आवाज, सुनाई पड़ रहा था। अभी आपको इमरजेंसी में आप खाना वाना ना खाएं, 2-4 दिन खाएं नहीं खाएं, तो ये ग्लूकोज की आपूर्ति, विटामिन की आपूर्ति और मिनरल्स की आपूर्ति करता रहता है। ये इसका काम है। बहुत वही है, पहले जैसे आप देखा कि कोई गड़बड़ होने वाली है तो फादर के रूप में गया, सब्जी ले आया, आटा दाल चावल ले आया कि भैया कोई इमरजेंसी पड़े तो 2-4 दिन के लिए हमको कहीं जाना ना पड़े। ये सब काम अमोनिया जैसी विषैली गैस को यूरिया में परिवर्तित करता है। अमोनिया विषैली गैस है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया और उसको, ठीक है।
तो उसको निकल गया, वो शरीर से बाहर निकल गया। ये काम करने का ये इसका है। प्लाज्मा प्रोटीन का संश्लेषण सिंथेसिस, प्लाज्मा प्रोटीन का यही बनाता है। अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन में करता है ताकि वह मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाए और विटामिन ए के निर्माण में सहयोगी होता है। विटामिन ए बहुत आवश्यक है कि इससे क्या होता है, कौन बीमारी होती है, आंखों की सर। हाँ, विटामिन ए, डी और B12 का संग्रहित करता है। देखिए ये संग्रह यहाँ करता है, विटामिन ए, डी और B12 को संग्रहित करता है, लेकिन विटामिन बी और के को बनाने वाला कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन। लीवर द्वारा लगभग 1000 जैव रासायनिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। रोग क्या है, गॉलब्लैडर से संबंधित रोग, मानसिक अवसाद वही गॉलब्लैडर की वजह से, भूख न लगना ये भी क्योंकि पाचन ठीक से नहीं होगा, माइग्रेन इसकी वजह से होता है, अपनी एनर्जी ऊपर ले जाता है कभी तो माइग्रेन कर देगा, सरदर्द कर देगा, कब्ज कर देगा। क्यों, क्योंकि पाचन का कंट्रोलर है, स्प्लीन का कंट्रोलर कौन है, ये भी तो है। कब्जियत, स्प्लीन का कंट्रोलर कौन है, लीवर। हाँ लीवर, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोलर लीवर है। इसलिए क्रोध और आवेश ये इसी के लक्षण है। निर्णयहीनता, गॉलब्लैडर, तो जीबी कौन सा पॉइंट है निर्णय लेने के लिए, जीबी 40, ठीक है। अगर आप निर्णय ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो जीबी 40 साहसिक काम करने का वही करेगा, जीबी 40। मधुमेह, डायबिटीज, अनिद्रा सब उसे जुड़ा हुआ, वो दोनों हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में, अपच, गैस, एनीमिया, चक्कर, आंखों में पानी आना आदि इसके कैरेक्टर है, या रोग, इसके मतलब रोग के रूप में बोल रहे हैं, कैरेक्टर नहीं है, रोग के रूप में है। तो ये हम लोगों का, अब ये खत्म हो रहा है, 2 मिनट। ऊर्जा बढ़ाने वाले रंग हम लोग जानते हैं ना, ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं, बोलिए। हेलो जी सर। ये वाले जी सर, सही है सर। आयुर्वेद के रंग है, राइट। आकाश वायु वाले है ना, तम ऊपर वाला तम का है, पहले वाला ब्लैक ऊर्जा बढ़ाता है, तम बढ़ाता है, और ग्रे उसको घटाता है। ग्रे किसका, आत्मा का है, इसलिए घटाता है। तो आत्मा और तम दोनों को एक दूसरे से कर दिया गया, दोनों एक दूसरे घटाएंगे तो एक दूसरे का, ठीक है। और तो अब आकाश से आइए, तो आकाश का वायलेट है, फिर इंडिगो है, तो विंड है ना, वायलेट, इंडिगो, विब्योर, तो वही है। तो इंडिगो को डार्क ब्लू कर दिया गया और ब्लू को लाइट ब्लू कर दिया गया, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, फिर पिंक रेड तक तो हमारा विब्योर चला, फिर पिंक कर दिया गया मन का और ग्रे कर दिया गया आत्मा का। अब इधर क्या हुआ, इधर हम लोगों ने अगले वाले पर एक से दूसरा वाले को कंट्रोल कर रहा है। कैसे, वायलेट को इंडिगो कर रहा है, इंडिगो को ब्लू कर रहा है, तो जहां इंडिगो वहां डार्क ब्लू, जहां ब्लू है वहां लाइट ब्लू, लाइट ब्लू को ग्रीन कर रहा है, ग्रीन को येलो कर रहा है, येलो को ऑरेंज कर रहा है, ऑरेंज को रेड कर रहा है, रेड को पिंक कर रहा है, पिंक को ग्रे कर रहा है, बस। और क्योंकि ग्रे और ब्लैक एक दूसरे को बड़ी एनर्जी है, इसलिए एक दूसरे को वही कर पाएंगे, दूसरा नहीं कर पाएगा। क्लियर? जी सर। तो ये हम लोगों का कंसेप्ट जो है। लेकिन सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में हमेशा चलता रहता है, ग्रे कलर तो कभी कोई होता नहीं है सर, ना इसमें व्हाइट कलर होता है, तो इसको कैसे हम करें, कभी कलर से करना? उसके लिए ब्लैक, उसके लिए एक्यूप्रेशर, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने उसके लिए कह दिया है ब्लैक कलर इस्तेमाल करिए, ब्लैक, इसीलिए दोनों ब्लैक यूज कर लेते हैं हम लोग, याद करिए। तो ब्लैक की बढ़ा देगा, ब्लैक की घटा देगा। हाँ, वो मतलब ऐसा है, देखिए टेस्ट में जब भी इम्तिहान में आएगा तो ग्रे ही लिखना पड़ेगा, ठीक है, ब्लैक ऑप्शन होगा ही नहीं। लेकिन आपके समझने में आपने ठीक कहा, प्रश्न किया ना कि होता नहीं है, दिखता नहीं है, जैसे इसीलिए तो वॉयलेट, इंडिगो वाले में ये तय नहीं कर पाते, तो इंडिगो को डार्क ब्लू कर दिया गया, इसीलिए तो किया गया। लेकिन लिए गए हैं क्योंकि सूर्य के वजह से हम लोगों ने लिए थे, इसलिए ये ऐसे रंग को किया गया। और चूंकि लास्ट में आत्मा का था, हम लोग उसको अगर नहीं, प्योर व्हाइट भी नहीं होता ना,
नहीं सर। फिर व्हाइट वाला भी नहीं मिलता ना, जी क्योंकि दिखेगा नहीं, वो कलर दिखेगा नहीं, इसलिए जी शायद वो। हाँ, तो फिर इसीलिए उसको, क्योंकि ग्रे कलर शायद ही मतलब ये बनाते नहीं होंगे, रंग तो है लेकिन बनाते नहीं है, इसलिए मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, यही कारण है ना। जी जी जी। हाँ, तो उसको ब्लैक कर दिया गया है, दोनों एनर्जी। सर एक बात पूछनी थी, जी सर। जैसे ये हम मैग्नेट का इस्तेमाल किसी चीज में, बोलिए। और हम उसकी जगह हम इन कलर को यूज करें, मान लीजिए कहीं हमें ब्लैक ही इस्तेमाल करना है, तो हाँ, कितना परसेंट चीज में आराम करता है, जैसे जितना मैग्नेट करता है? करेगा आराम तो, देखिए आपको लाभ तो करेगा, लाभ की देखिए, सब में सब आप भी समझ रहे हैं कि हर ऊर्जा की अपनी गति होगी। जैसे हमारे शरीर की गति, आपकी, मेरे शरीर की गति आपके शरीर की गति से भिन्न हो सकती है। आपके शरीर की गति जो ब्रेन की है, हो सकता है वो मेरी ना हो, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने में, हमने कहा था पहला याद रखिए आयुर्वेद, प्रत्येक व्यक्ति विशेष है, वैसे सारे पदार्थ विशेष है। फिर वैसे रंगों में सब, एक रंग आप लीजिए कैमल का, एक रंग लीजिए दूसरे का, उन दोनों की एनर्जी में भी अंतर होगा, कलर दोनों है, एनर्जी में अंतर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगा या होगा, लेकिन ये हो सकता है। वैसे ही आपको जो मैग्नेट है उनकी गति दूसरी हो सकती है, आपको लाभ दोनों में होगा, उसकी गति तेज और कम हो सकती है, ये मैंने हमेशा कहूंगा कि गति उसकी तेज, मेथी से भी रंग आपको रिजल्ट मिलेगा, मैग्नेट से भी मिलेगा, कलर से भी मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट की गति, किसी में 4 दिन में आराम हो, किसी में 2 दिन में आराम हो, किसी में 3 दिन में आराम हो, ये हो सकता, और वो भी डिपेंड करेगा मैन टू मैन। जी सर। ठीक है, जी देखिए सर। उसमें बस हमारा कहना ये है, मैं जब कह रहा हूं जब आप के थेरेपी की ओर जाते हैं, तो आप ये भावना, जब ये भावना कभी मत लाइए, अभी आप क्वेश्चन में है, जब थेरेपी में जाएं तो जब कलर लगा रहे हो तो कहें कि नहीं कलर, कहते नहीं है कि मेरे हाथों में, जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अंगुष्ठाभ्याम नमः, मध्य का बाभ्याम नमः, कनिष्ठ का भ्याम, ये जो बोलते हैं, ये उनमें शक्ति लाते हैं ना, आप कहते हैं उनके माध्यम से, इसको कहते हैं कि करन्यास, हम शक्ति लाते हैं इनमें। तो हम शक्ति, अगर हम सोचे, मन में सोचते रहे कि शक्ति तो आएगी नहीं, अगर छू रहे हैं केवल, छू रहे हैं, आप अगर छूना मान लें तो नहीं शक्ति आएगी, अगर उसको करन्यास मान लेंगे तो मंत्र की शक्ति है वो आएगी। क्लियर? जी सर। जी सर। जी। आयुर्वेद की भाषा में, मतलब चाइनीज नहीं कहा हमने और एलोपैथ नहीं कहा मैंने, मैं आयुर्वेद की भाषा बोल रहा हूँ। मन बहुत प्रभावशाली है और मन और अंतर्मन बहुत प्रभावशाली है। तो हम लोग इस वीडियो को शेयर करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, समझें कि ऑर्गन्स क्या हैं, ऑर्गन्स को समझने पर हम लोग उनके रोग भी समझ गए हैं, रोग समझ लेंगे तो रोग के निदान की तरफ बढ़ेंगे, कैसे डायग्नोसिस होगी, डायग्नोसिस समझ जाएंगे तो कैसे हम ट्रीटमेंट में हाथ समझेंगे, और ट्रीटमेंट पे हो जाएंगी तो हमारी थेरेपी बढ़ेगी, थेरेपी बढ़ेगी तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो पब्लिक का ज्ञान बढ़ेगा, और खेमका सर का सपना पूरा होगा। सपना क्या था? ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इन शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम। Thank you, sir. थैंक यू सर। नमस्कार सर।
दर्शन जी, हाँ जी बोलिए सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी पर आयुर्वेदिक के अनुसार किसी पर उपचार करते हैं, तो हमें उसके सबसे पहले ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। हाँ जी, ऑर्गन क्योंकि और जो दूसरा सर बोल रहे थे कि मेरेडियन कौन सी पास हो रही है वहां पे। जी जी, क्योंकि हम अगर चाइनीज में चलते हैं तो हम पॉइंट देखते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। पेट की प्रॉब्लम है, ST36 लगा दिया, या कोई प्रोटोकॉल मिक्स करके हमने लगा दिया। हम्म, लेकिन जब हम आयुर्वेदिक पे आते हैं तो हमें जोड़ पर, मतलब वात पित्त कफ पर आना पड़ता है। तो हाँ वात जी, पित्त कफ हम डिसाइड करें तो उसके लिए हमें ऑर्गन डिसाइड करना पड़ता है। हाँ जी। उसके लिए सर हो सकता है कि कई सारे ऑर्गन मतलब शामिल हों साथ में, और भी किसी को एक ही प्रॉब्लम, बाई चांस शुगर की प्रॉब्लम है, तो होता है उसका कौन कौन से क्या मतलब इफेक्टेड हो सकते हैं ऑर्गन। तो उसमें जो हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें हमें ज्यादा लंबी चीजें हमें एक साथ इकट्ठी करनी पड़ेंगी प्रोटोकॉल, या उस चाइनीज के अकॉर्डिंग हमें इजी पड़ेगा उस चीज को सोल्यूशन करना। नहीं, जो जहां तक मुझे मालूम है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज है उसको पहले हमको ट्रीट करना तो चाहिए। मतलब हम उसको किस पाथवे से जाएं, मतलब पहले आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग उसके वात पित्त कफ को देखें, या हम उसको क्या नाम है ऐसे चाइनीज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दें कि थोड़ा बहुत उसको आराम लगना स्टार्ट हो जाए। नहीं, अच्छा वो क्योंकि सबको। हाँ क्योंकि मैम ने एक बार पहले भी क्लास हुई थी तो उन्होंने एक डाइजेशन का पॉइंट बताया था बहुत अच्छा। हाँ। तो उन्होंने कहा था ये भी अगर आप लगातार पॉइंट लगाते रहें तो बाकी भी 1000 बीमारियां सब इसी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो सब खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। हम्म, कि है ना। तो बराबर। कंफ्यूजन ये मुझे तो मतलब खैर मैं तो हम भी सब पहली सेमेस्टर में है, हाँ जी, हम सब। तो हमें तो बस अभी सर, समझ रहे हैं कि अगर हम सर इस पे ऐसा ज्यादा होता जोर है दे रहे हैं मैम आपकी। चाइनीज पर। हेलो। हाँ, कोई बोल रहे थे एक अच्छा मिनट। अच्छा। हेलो, सॉरी सर, मेरा ये है कि आपको जब कोई भी डिजीज होती है तो जी आपकी जी। एनर्जी ज्यादा है या कम है उसकी वजह से भी होती है। जैसे आपने बोला कि शुगर है किसी को, तो हम्म। आपको उसके सपोर्टिव जितने भी ऑर्गन हमारा शुगर बढ़ाने के जिम्मेदार हैं उन सबका प्रोटोकॉल लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, मतलब पूरा हमें अगर उसको प्रोटोकॉल देखें तो प्रोटोकॉल हम चाइनीज का फॉलो करें कि आयुर्वेदिक का फॉलो करें। सर मैं ये भी आप कहना चाह रहा हूँ। एक ही प्रोटोकॉल नहीं ले सकते। जैसे सर ने अच्छा। बोला ना, जो मेरिडियन आपकी उस एरिया से होके निकल रही हैं, जैसे शुगर जी। है, पेनक्रियाज है उसमें, ठीक है, स्टमक भी है, हम्म। किडनी भी होती है उसके इफेक्टेड। जी। तो शुगर में आप लीवर के साथ साथ तो आप सबका प्रोटोकॉल लेके चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट काम करेगा उस पे। मतलब जो दो मेन ऑर्गन जैसे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो हम उन्हीं के पॉइंट लगाएं, या उन्हीं के पॉइंट पे ही काम करें बस केवल, तो चीजें धीरे धीरे अपने आप से ही हो जाएंगी चीजें। जी बिल्कुल सर, क्योंकि जब पैनक्रियाज काम करना बंद कर देती है, जी ग्लूकोज जी जी। आपका, आप सही कोई बात है। भी मीठा है, क्रेविंग होती है, ठीक है, तो जब हम्म। डायरेक्ट बॉडी को बाहर से हमें ग्लूकोज मिल रहा है, जी। तो वो पैनक्रियाज, वो कहते हैं ना, जब सबको पका पकाया मिल रहा है तो वो अपना काम करना बंद कर देते हैं। हम्म। Craving होती है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही नहीं है, गॉल ब्लैडर भी है, ठीक है ना, हम्म। पैनक्रियाज भी अपना काम करेगी, लीवर भी अपना काम करेगा, तो इस सब का प्रोटोकॉल लेके आप चलते हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं हमें। जी जी जी। दरअसल क्या देखा जाता है कि ज्यादातर जो 50+ की एज में होता है नॉर्मली, कभी कभी हो जाता है मतलब बड़ी एज में कि BP भी हो गया, शुगर भी हो गया, और पर बाकी दो नहीं है हमारी कई सारी बॉडी चीज। जो है ना, जैसे सब लोग ये बोलते हैं, जैसे सर ने भी बताया कि हम्म। हमारी बॉडी इंडिकेट करती है पहले से, हम जी लोग जी उसे जी। डिनाई करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। हम्म। ऐसा नहीं है, हर किसी को हम्म। पता लगता है, इग्नोर कर देते हैं हम हम्म। उसे। तो हील कर सकते हो आप, हाँ, ऐसा पेन नहीं है हुआ, कि हमने आप पेन के लिए बस हमने कोई छोटी मोटी पेन किलर ले ली, सही हो गया उसमें, हमने छोड़ दिया उस चीज को। जी बिल्कुल। वो या कोई दवा पेन क्या हो है, रहा होगा दबा तो हम देती है, उसको हम दबा उसका रहे होंगे उस इलाज नहीं चीज को। करते, रूट ऑफ कॉज पे काम नहीं करते हैं। हाँ, जी और जी जी। जहाँ तक मुझे मनोज जी जो मालूम है और जो सुना हुआ है कि वो दवाई की वजह से भी जैसे एक एग्जांपल है कि डॉक्टर जब आप बीपी की दवाई देगा या शुगर की देगा तो वो जी हम्म। कोलेस्ट्रॉल शायद आएगा ही आपको, क्योंकि वो दवाई जो देते हैं उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ इम्पेक्ट आता है बॉडी में।
ये आता है सर, बीपी के आप लेते हैं तो हार्ट में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हाँ, और डॉक्टर वो ढूंढता ही रहता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल क्यों नहीं हो, मीन्स वो टेस्ट करवाएगा और बाद में वो आएगा। ये तो हाँ वो दोनों पतला, वो हम कर तो शुगर के लिए कर रहे हैं टेस्ट, वो दवाई तो शुगर के लिए चल रही है, पतला उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम किसी और ऑर्गन में आ रही है, हार्ट हाँ, थोड़ा सा नमस्कार कहीं ना सर। कहीं पंपिंग सही कर रहा। चलिए ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार सर।